बताइए। मॉडर्न फिजिक्स में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की रेस 1 जो है उसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप बता सकते, पूछ सकते। चलो पता नहीं, आप डाउट पूछ दे रहे मतलब शायद हो सकता करे नहीं हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में करके ले आना आप बच्चों, है ना? यस यस, ठीक है। तो अपन फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। आज हम स्टार्ट करने वाले थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप बताइए व्हाट इज एटम। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? व्हाट इज एटम? एटम के बारे में क्या बताया था बताइए। आपने केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो व्हाट इज एटम, सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? केमिस्ट्री में कुछ पढ़ाते हैं इस बारे में? नाम ने बताया था सर, सबसे डाल्टन छोटा। ने बताया था ना, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, है ना? जितना भी अपने आसपास मैटर है वो तो है ना, उनका सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको एटम बोलते हैं, ऐसा डाल्टन ने बताया था। और मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने होते हैं, ऐसा कुछ बताया था। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं, एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अपन। कुछ ये चीजें पता है मुझे कि डाल्टन ने इस तरह से चीजें बताई थी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कुछ पढ़ी है आपने। उसके बाद हमें एटम के, एटम तो कई समय तक हम ये मानते रहे कि इनडिविजिबल है, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, कैथोड रे के थ्रू डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, ऐसा हमें समझ में आ गया। हमें पता चल गया बाय कैथोड रेज की एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, हमें पता चल गया था। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। ये कैसे अरेंज है ये समझाने के लिए फिर जे थॉमसन ने अपना फेमस प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जिसको अपन लोग तरबूज वाला मॉडल भी समझ सकते हैं। अपने यहाँ प्लम पुडिंग तो अपन यूज करते नहीं इंडिया में ज्यादा, तो तरबूज बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे लिए कि तरबूज में जैसे है ना बीज तरबूज के जो एम्बेडेड होते हैं, वैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। और एटम एक पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। अब वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर मिलके न्यूट्रल दिखता है हमें बाहर से, और वो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, वो इलेक्ट्रॉन निकल सकते थोड़ी एनर्जी लेके। इसलिए हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज में हमें इलेक्ट्रॉन मिलते थे। तो ऐसा कुछ जे थॉमसन को पता चला, ठीक है। अच्छा, ये कैथोड रे क्या होती थी? जिस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो क्या होती है? व्हाट इज कैथोड रे? बताइए, व्हाट इज कैथोड रे? कैथोड रे क्या होती है? जब कैथोड रे की डिस्कवरी हुई थी उस समय हम है ना गैस डिस्चार्ज की स्टडी कर रहे थे, साइंटिस्ट लोग गैस डिस्चार्ज की स्टडी कर रहे थे। गैस डिस्चार्ज की स्टडी के लिए वो लोग है ना एक ग्लास ट्यूब में कुछ गैस फिल कर देते थे, और उसमें इलेक्ट्रोड लगा के उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते थे। वो चेक करते थे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और करंट को चेक करते थे। तो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, अगर करंट आ रहा है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन से, ये सारी चीजें करी जाती थी। तो ये जो ग्लास ट्यूब है विद टू इलेक्ट्रोड, इसे बुलाता था क्रुक्स ट्यूब। इस क्रुक्स ट्यूब में हम ना गैस का प्रेशर भी बदल सकते थे, और गैस को अलग अलग तरह की गैस भी फिल कर सकते थे। तो हमारे पास यहाँ पे ना पंप भी होता था साथ में, इसमें पंप, जिससे हम क्या कर सकते थे, अंदर अलग अलग टाइप की गैस फिल कर सकते थे, और गैस का जो प्रेशर है वो भी बदल सकते थे। अब ये करते करते हमें पता चला कि जब गैस का अंदर प्रेशर बहुत कम कर दो, ऑलमोस्ट ना के बराबर गैस हो जाए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ एच, पर अंदर हमने प्रेशर कर दिया 0.01 mm ऑफ एच, बहुत कम। 0.01 मतलब ये 1 mm से भी कम है, तो अंदर ना के बराबर गैस है। इन दैट केस हमें पता चला, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ लगा रखा था, तो हमें ना कुछ एनोड के पास में, एनोड ये है, इधर कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, तो एनोड के पास में ट्यूब में ग्लो दिखता था। दैट ग्लो, हमने इसकी स्टडी करी, पता चला तो ये ग्लास ट्यूब की प्रॉपर्टी थी, ग्लो किस कलर का होगा। अलग अलग तरह का ग्लास ले तो ग्लो का कलर थोड़ा बहुत वेरी करता था, और वो जो ग्लो था उसमें शेडो भी दिखती थी अगर बीच में कुछ रख दिया जाए। इस कैथोड से एनोड के बीच में अगर कोई मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ऐसी एक स्क्वायर प्लेट जैसी कुछ रख दी, तो उसकी शेडो बनती थी इस तरफ। तो शेडो बनना हमें समझ में आ गया कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है, जिनकी वजह से उधर शेडो बन रही है। तो कैथोड से निकलने वाली इन इनविजिबल रेज को हमने नाम दिया था कैथोड रेज।
फिर इनकी बारे में और चीजें स्टडी करी गई कि इन पे चार्ज कैसा है, ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका ई बाय एम भी निकाला जे थॉमसन ने। तो उनसे समझ में आया कि यार इनका जो ई बाय एम है वो किसी भी हमारा जो नॉन पार्टिकल थे उस समय उनके ई बाय एम से अलग था। तो ये कोई नई टाइप का पार्टिकल था जो बहुत लाइट था, उसका चार्ज मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया था। तो स्टडी करते 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 हमें पता चल गया कि ये जो कैथोड रेज होती है ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेज है, और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन्स की रेस कहां से आ रही थी? कैथोड से। कैथोड के अंदर से आ रही है। कैथोड क्या है? बेसिकली एक मेटल हमने कुछ लिए, उससे निकल रहे इलेक्ट्रॉन। तो मेटल हमने तो न्यूट्रल लगाया था, पर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे। इट मीन्स कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो वहां से इमिट हो रहे। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन है, मेटल के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से एटम्स में इलेक्ट्रॉन होने हमें समझ में आया। फिर जे थॉमसन ने अपना फेमस मॉडल दिया एटम का मॉडल, कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ऑफ कोर्स इस मॉडल में कई समस्याएं थी। हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए अंदर। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे बाहर, भाई अंदर अच्छे से एम्बेडेड है फिर भी क्यों निकल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें समझ नहीं आ रही थी। फिर रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इस मॉडल को सही साबित करने के लिए, पर उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से मॉडल समझा ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फिर अपना नया फेमस मॉडल दिया जिसको अपन रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा था। उन्होंने पतली सी सोने की पन्नी पे सोने की बहुत ही थिन फॉइल ली। फॉइल मतलब आपने मिठाइयों पे चांदी का वर्क लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सोने का वर्क, बहुत पतला, इतना पतला कि वो कुछ एटम्स की लेयर ही बस वहां पे। उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। तो अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए। तो सीधे निकल गए मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेस वहां पर खाली था, तभी अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। तो कुछ अल्फा पार्टिकल है ना एकदम 180 डिग्री से भी वापस आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर एटम एक सॉलिड स्फीयर जैसा है तो अल्फा पार्टिकल अगर उसको क्रॉस करके जा सकते हैं, तो कुछ वापस क्यों आ रहा है और कुछ का बड़े बड़े एंगल पे डेविएशन क्यों हो रहा है? तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो हमको समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना फेमस मॉडल दिया, रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल। उन्होंने बोला कि एटम का ऑलमोस्ट सारा मास ही उसके सेंटर पे, उसका सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि सन के अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, इसलिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर गोइंग स्ट्रेट, बट सम अल्फा पार्टिकल बिकॉज न्यूक्लियस से टकराकर, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हेवी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा न्यूक्लियस से रिपेल होता है। तो अगर कोई अल्फा बिल्कुल न्यूक्लियस से अलाइनमेंट में आ रहा था तो बिल्कुल 180 डिग्री से डिविएट हो जाता है, और कोई अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है तो इसलिए बड़े बड़े एंगल से डिविएट हो जा रहा है। तो इस तरह से पूरा उनका जो एक्सपेरिमेंट करा रदरफोर्ड का फेमस जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके सारे रिजल्ट्स को अच्छे से समझा पाए वो अपने मॉडल से। चलो, ये सब क्लियर? इस सब में कोई समस्या आपको? बताइए। चलो, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हाँ, एक अमन, क्या दिक्कत है बताइए? सर नो दिक्कत। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो रदरफोर्ड के जो मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उस मॉडल में भी फिर हमें कमी मिली। रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है। एंड मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, इट शुड रेडिएट एनर्जी। उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेडिएट होना चाहिए। अगर एनर्जी रेडिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होना चाहिए, इसके लिए धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आना चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से एनर्जी रेडिएट करते जाएगा। तो फाइनली तो ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, एटम तो स्टेबल है। तो ये प्रॉब्लम समझा ही नहीं पा रहे थे रदरफोर्ड। फिर एक और प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी रेडिएट करेगा। तो एनर्जी कुछ भी रेडिएट हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करके एनर्जी रेडिएट करेगा तो हमको कोई भी टाइप के फोटॉन्स मिल सकते हैं, हमें किसी भी टाइप की वेवलेंथ मिल सकती है। पर हाइड्रोजन से किस किस टाइप की वेवलेंथ मिलती है वो हमें पता थी। एक हाइड्रोजन गैस को अगर हम ग्लास ट्यूब में ले ले, उसको अपन हीट विट दे दे, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दे, तो उस गैस से ना फिर रेडिएशन भी निकलते हैं, उससे ईएम वेव निकलती है, लाइट भी निकलती है। उन ईएम वेव की जब वेवलेंथ को देखा गया
तो वो वेवलेंथ है ना कंटिन्यूस नहीं होती। अगर मैं वेवलेंथ वाले एक्सिस पे देखूं तो हाइड्रोजन से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही निकल रही है और वेवलेंथ के ग्रुप निकलते हैं, एक ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप, ऐसे। इसे कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन से क्या-क्या ईएम वेव्स की वेवलेंथ निकल रही है वो पूरा अपन एक टेबल में लिख दे या इस तरह से एक चार्ट जैसा बना दे, एक एक्सिस पे अपन प्लॉट कर दे कौन-कौन सी वेवलेंथ निकल रही है, तो इसे कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। यहाँ पे कुछ डिस्क्रीट लाइन्स मिलती थी। ऐसा नहीं होता था कि सारी वेवलेंथ वहां पर इमिट होती है, कुछ सर्टेन वेवलेंथ ही इमिट होती है। ये समझ नहीं आ रहा था रदरफोर्ड मॉडल से। तो ये एटम के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी क्यों रेडिएट हो रही है, हर तरह की एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट हो रही, बड़ी बड़ी वेवलेंथ भी, छोटी छोटी वेवलेंथ भी, सब इक्वल प्रोबेबल होना चाहिए। पर ऐसा नहीं था यहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप की वेवलेंथ इमिट होती थी। ये क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा था अपन को। समझ में आई क्या आपको बात? तो ये जो सारी प्रॉब्लम दिख रही है हमको, इनकी वजह से हमें समझ में आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है ना, रदरफोर्ड मॉडल में कुछ तो समस्या है। इस समस्या को सॉल्व करा बोहर ने। रदरफोर्ड मॉडल के थोड़े से समय बाद ही बोहर ने फिर अपना फेमस मॉडल दिया, ठीक है, जो अपन को ज्यादा पढ़ना है, है ना, जिसके बारे में हमारे कोर्स में ज्यादा चीजें है। तो अपन अब बोहर मॉडल को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में सब पढ़ा हुआ है, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लूंगा कि आप लोगों को लिखने की शायद ज्यादा जरूरत ना हो, ऐसा मान के चल रहा हूँ। बाकी समझेंगे तो अपन सब कुछ। आपको कहीं भी कुछ लगे कि लिखना है आपको, तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये चीज मुझे लिखना है, आप नोट कर लीजिएगा। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ नोट करा हुआ ही पहले से। यस चलो, सर। हाँ, तो बोहर मॉडल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोहर ने जो अपना फेमस मॉडल दिया, उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट ये दिया कि रदरफोर्ड मॉडल की सारी चीजें ऑलमोस्ट सही, कि न्यूक्लियस के अबाउट है ना इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ऐसा ही बिल्कुल रदरफोर्ड ने जो कहा था वही बोहर ने भी कह दिया, कि एटम के अंदर एक छोटा सा सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, एटम का सारे पॉजिटिव चार्ज वहां है। अच्छा, एटम का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z है तो उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर होना चाहिए था Z, तो उसका अंदर चार्ज होना चाहिए था Z। किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो उसके न्यूक्लियस पे चार्ज होना चाहिए Z, where Z is the atomic number, क्योंकि अंदर Z प्रोटॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट घूमते हैं, रदरफोर्ड ने कहा था वही बोहर ने भी बोला, इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट घूम रहे हैं। कैसे? सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये कोई इलेक्ट्रॉन हमने इमेजिन करा। अभी हम है ना केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज समझ रहे, ऐसे एटम समझ रहे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी फोर्स आ जाएगा, वो अपन को फिर ना दिक्कत देगा, हम फिर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी फिलहाल हम सारा डिस्कशन सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कर रहे हैं, और हमसे पूछा भी क्वेश्चन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। तो हमने मान लिया कि कोई एटम है जिसमें अभी फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लीजिए r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, उसकी स्पीड v है, तो इसको घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, mv²/r। m मास है अगर इलेक्ट्रॉन का, तो ये कौन दे रहा है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? k zd into e, मतलब zd²/r²। अपन जानते हैं कूलॉम्स लॉ से k q1 q2/r² होता है अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो लिख दिया मैंने ये। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, एक r से यहाँ एक r कैंसिल कर देना, तो mv² ये आ जाएगा हमारे पास k zd²/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बोहर ने बिल्कुल वही चीज कह दी जो रदरफोर्ड ने बोली थी। अब सेकंड पॉइंट बोहर का, बोहर ने कहा कि जब न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूमता है, वो कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में घूमता है। इन स्पेशल ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। इन स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, नो रेडिएशन। तो जो मैक्सवेल की प्रॉब्लम थी, बोहर ने बोला करता ही नहीं इनमें। क्यों नहीं करता? कोई लॉजिक नहीं, कुछ रीजन नहीं, बस नहीं करता। इन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, कह दिया बोहर ने। अपन ने भी मान लिया, क्योंकि बोहर का मॉडल सुनना तो पड़ेगा पूरा, तो अपन भी मान लेते हैं कि चलो ऐसा है, इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। फिर बोहर ने बोला इन ऑर्बिट की स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो होगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, आप तो आप रोटेशन पढ़े हुए हो, आप जानते हो
m मास का पार्टिकल v स्पीड से r रेडियस में घूमे तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr मैग्नीट्यूड वाइज। ये होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2। इस इक्वेशन को बोहर ने कैसे लेके आया है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस बोहर ने बोल दिया, अपन ने मान लिया। बोहर की डायरी में जब पढ़ो अपन नेट पे तो पता चलता है कि बोहर की डायरी में कुछ थोड़ा बहुत इसका डेरिवेशन जैसा कुछ दिया है, उन्होंने कुछ करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल वगैरह कुछ लिखा था, उसके बेसिस पे ये डिराइव करा। वो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कुछ ऐसा है कि जब हम बड़े लेवल पे देखेंगे, बड़े मैक्रो लेवल पे देखेंगे, तो अब हमारे वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है और एटम के अंदर जो चीजें हो रही है वो मैच करना चाहिए। तो वो कुछ करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल टाइप कुछ दिया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन वो इमिट करना चाहिए। वहां के कॉन्सेप्ट से ये एक्सप्रेशन पे लेके आए थे चीजें, वो कॉन्सेप्ट से ये एक्सप्रेशन लाए थे। ठीक है, चलो बाकी मतलब इसका आपको कोई पूछेगा नहीं कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, तो इसलिए आप इसका टेंशन मत लेना। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है और इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे mv स्क्वायर है, यहाँ पे mv है, तो डिवाइड कर दोगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो v मिल जाएगा। यहाँ पे mv स्क्वायर है, यहाँ पे mv है, तो डिवाइड करने पे एक v बचा। अच्छा ये देख लेना, ये r इधर आएगा तो ये r से r भी कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास मिलेगा k z e स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये नंबर नीचे आ जाएगा nh by 2 पाई, nh और 2 पाई को ऊपर लिख लो। इसमें से z और n अलग अलग एटम के लिए और अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको बाहर ले लेते हैं 2 पाई के e स्क्वायर अपॉन h इंटू z बाय। अबे z और n को क्यों निकाला मैंने, क्योंकि भाई ये एटम जो मैंने लिया उसका न्यूक्लियस पे चार्ज अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए z को ले लिया अलग। n ऑर्बिट का नंबर था तो उसको भी मैंने अलग ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन बना इसमें ये एक्सप्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। क्या थी इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं, बताओ क्या थी। 2.18 into 10 to the power 6. वेरी गुड, 2.18 10 पावर 6, तो 3/137 भी लिखते हैं। Yes sir. 2.18 into 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड आती है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इनटू z by n, और ये c/137 भी है, वेयर c स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलो Yes sir. तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख दो इस एक्सप्रेशन में तो r मिल जाएगा। तो सॉल्व करें तो हमें r का एक्सप्रेशन में मिल जाएगा, वो आता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर, ये आता है r का एक्सप्रेशन। आप डिराइव कर सकते हो आसानी से, v यहाँ रख दो तो r मिल जाएगा आपको। अगेन इस एक्सप्रेशन में ये सब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय 3। और 0.529 एंगस्ट्रॉम को अपन a भी लिखते हैं, बोहर रेडियस भी बोलते हैं इसे। उसको कई किताबों में a0 या किसी किताब में a भी देता है, मैं a0 लिख रहा हूँ, है ना, बोहर रेडियस बोलते हैं। ठीक है, बोहर रेडियस। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट मिल गई हमको। अब ये ऑर्बिट का एक्सप्रेशन जो आया अगर ध्यान से देखो तो ये n स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मतलब जैसे जैसे मैं n का नंबर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे n बढ़ाऊंगा ऑर्बिट की रेडियस बढ़ रही है, और n बढ़ाने से न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से दूर जाता है, n बड़ा कर दो तो n छोटा है तो न्यूक्लियस के पास में, मतलब ये n हमें समझा रहा है कि न्यूक्लियस से कितना क्लोज है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए क्या ये सब चीजें क्लियर। यस सर। Yes sir. अच्छा इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्पीड पता है, वो किस रेडियस में घूम रहा है ये पता है, तो उसका घूमने का टाइम पीरियड भी तो निकाल सकते हो। 2 पाई आर पे भी सर्कमफरेंस 2 पाई आर होगी, स्पीड भी है तो 2 पाई आर भी टाइम हो जाएगा। टाइम पीरियड आया तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो 2 पाई एफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से ऑर्बिट में करंट दिखेगा, कितना दिखेगा, चार्ज बाय टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन घूमने से ई चार्ज घूम रहा है टी टाइम पीरियड से। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एंगुलर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, जिससे ऑर्बिट में कुछ चार्ज घूमे तो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो निकाल सकते हैं अपन, I इनटू एरिया। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेंटर पे, कितनी बनेगी, V0I/2R, सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीजें भी आपको निकालना चाहिए, खासकर ये मैग्नेटिक मोमेंट, वो काम की चीज है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये जरूर निकालिएगा बच्चों।
मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ खासियत आती है। बोहर मैग्नेट्रॉन आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना होगा। चलो तो ये आप निकाल लोगे खुद से। क्या आप ये सब फाइंड कर लोगे? यस सर। कैपिटल एम निकाल ही लो ना, एक काम करो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा फटाफट निकालो। सर NEH अपॉन 4πn। NEH अपॉन 4πn। कैसे निकाला? चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट आपने एमईसी पढ़ा हुआ है ना? हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट को अपन लिख सकते हैं चार्ज बाय 2 टाइम मास इनटू एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम यहाँ आ जाता था NH बाय 2 पाई। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए चार्ज अपॉन 2 टाइम मास इनटू एंगुलर मोमेंटम, चार्ज अपॉन 2 टाइम मास इनटू एंगुलर मोमेंटम। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू चार्ज बाय 2 टाइम मास इनटू एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो आता है वो चार्ज बाय 2 टाइम मास आता है। ये चार्ज देखा हो आपने एमईसी में, आपके मॉड्यूल में दिया है। हाँ चलो, तो ये एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है अपन को? n हटा के देखो तो सब तो कांस्टेंट ही है। तो जो सारे कांस्टेंट है ना उनकी वैल्यू को बोलते हैं 1 बोहर मैग्नेट्रॉन। वैल्यू ऑफ EH अपॉन 4 पाई और नीचे मास है इलेक्ट्रॉन का, इसको बोलते हैं 1 बोहर मैग्नेट्रॉन, 1 BM। शायद बोहर मैग्नेट्रॉन सुना है आपने? बोहर मैग्नेट्रॉन, हाँ केमिस्ट्री में सुना बताते हैं ये बोहर मैग्नेट्रॉन। किसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेट्रॉन? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। यस, इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। वो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करने के लिए बोहर मैग्नेट्रॉन यूज करते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है दिस इज 1 बोहर मैग्नेट्रॉन। चलिए, तो ये सब चीजें अपन ने देख ली। अब एनर्जी की भी बातें करते हैं। थर्ड पॉइंट एनर्जी की बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस से, और तो उसका काइनेटिक एनर्जी है। न्यूक्लियस की वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज की कितनी होती है? वो होती K, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए चार्ज को लिखना चाहिए साइन अपॉन r, और काइनेटिक एनर्जी किसी m मास के पार्टिकल की होती है हाफ mv²। ठीक है, चलो तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो आ गया -kZe²/r। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो है हाफ mv²। इफ यू ऑब्जर्व इक्वेशन 1, mv² इज kZe²/r, तो ये हाफ mv² है, तो हाफ kZe²/r, and this is nothing but mod of u/2 या -u/2। पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव का आधा ही। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ आती है, या पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स थी। ठीक है, चलो अब ये सब जोड़ दे अगर तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी क्या साथ में हो तो नहीं गए? नो सर। बस सर। हाँ चलो, No, टोटल sir. एनर्जी निकालिए। फिर अब मैं निकाल लूं क्या? आप ही निकाल लो ना। दोनों को जोड़ दो और आर का एक्सप्रेशन रख दो। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल को लिखना -kZe²/r और काइनेटिक लिखना -u/2। तो u - u/2 विल बी u/2, तो ये बचेगा। तो इसमें r की वैल्यू डाल दो तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो आता है सॉल्व करके -rch into Z²/n², but the value of RCH is 13.6 electron volt। ये R है रिडबर्ग कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, और h तो आप जानते ही है प्लैंक कांस्टेंट। तो RCH दिस इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। RCH 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। RCH एनर्जी को बोलते हैं 1 रिडबर्ग एनर्जी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 रिडबर्ग एनर्जी भी बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये कुछ आता है, शायद आपको याद भी होगा। यस सर। अब एक चीज देखो कि n जैसे से बढ़ाएंगे तो n का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, तो टोटल एनर्जी क्या होगी n स्क्वायर डिनोमिनेटर में? तो n बढ़ाने से क्या होगा? ये नंबर मैग्नीट्यूड देखोगे तो नंबर क्या होगा? कम होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड कम होगा, और बाहर माइनस लगाए तो नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है। यस सर। Yes, sir. मतलब टोटल एनर्जी जैसे जैसे n बढ़ाएंगे बढ़ती है। n बढ़ा रहे थे तो रेडियस बढ़ रही थी, मतलब न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन,
रेडियस बढ़ रही है n बढ़ाने से, और n बढ़ाने से एनर्जी कम हो रही है। सॉरी गलत बोल दिया, एनर्जी बढ़ रही थी। So when n is increasing, energy increases and electron goes away or far from the nucleus. न्यूक्लियस से दूर जाता है n बढ़ाने से और एनर्जी बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना पास में आएगा न्यूक्लियस की एनर्जी उतनी कम रहेगी। ठीक है। Yes. अब ये जो एनर्जी वाले पॉइंट्स है ना, इन्हीं को फिर बोहर ने समझाया कि देखो न्यूक्लियस से जितना पास है उतनी एनर्जी कम है, तो n = 1 लेने पे सबसे कम एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला सिचुएशन, सबसे कम एनर्जी की सिचुएशन में ही एटम रहना चाहेगा। हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करके रहना चाहेगा, और उस एनर्जी की स्टेट को कह देते हैं फिर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, अगर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है तो अपने सिस्टम को कह दिया कि वो ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पर एक काम कर रहा हूं मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं। एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब क्या है कि मैं अलग अलग n की वैल्यू के लिए जो एनर्जीज की वैल्यू थी वो एक डायग्राम पे दिखा रहा हूँ, है ना। अलग अलग n की वैल्यू के लिए एनर्जी की वैल्यू डायग्राम पे दिखा रहा हूँ। तो जब मैंने n को 1 रखा तो एनर्जी आ रही थी हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप भी रख के देख सकते हो। n को 2 रखा तो एनर्जी आ रही थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं सब हाइड्रोजन के लिए रख रहा हूँ। हाँ, Z1 लेके करा है मैंने। लेट Z = 1, मतलब H एटम के लिए। फिर n को 3 रखा तो एनर्जी आती है माइनस, बताओ 1.51 1.5 n को 4 रखो, क्या आती है? -0.83 -0.85 आती है। मेरे को ऐसा याद है, आप देख लेना। 83 आती है तो वो लिख देना। तो ऐसा करते जाओगे तो आपको हाइड्रोजन में अलग अलग n की एनर्जी की वैल्यू क्या होती है मिल जाएगी। और अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो पहले गैप ज्यादा है, 3.4 और 13.6 का गैप ज्यादा होगा, फिर यहाँ गैप कम हो गया, फिर यहाँ और कम हो गया। तो जैसे से ऊपर जा रहे हैं ना, एनर्जी का गैप और कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी का गैप और कम होते जाता है। और n की वैल्यू बहुत बढ़ा दे, अगर हम n = इंफिनिटी कर दे तो एनर्जी 0 आ जाती है। तो हमने ये डायग्राम जो बनाया है ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर n की अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या क्या एनर्जीज की वैल्यू आती है। इसमें जो सबसे लोएस्ट एनर्जी की वैल्यू है 13.6, वो n = 1 के लिए आ रही थी। n = 1 के लिए सबसे लो एनर्जी आती है। तो n = 1 की स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो क्या एनर्जी मिनिमम, तो एटम इसमें रहना चाहता है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। वह एटम को आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करो तो अपनी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट। बट when some energy is provided to it, so after absorbing energy, atom may go to a higher energy level. Atom may jump to a higher energy state. ग्राउंड स्टेट में एनर्जी सप्लाई कर दो एटम को तो हायर एनर्जी से जा सकता है, प्रोवाइडेड जो आपने एनर्जी दी वो जाने के लिए सफिशिएंट हो। ग्राउंड स्टेट से पहली स्टेट जाना है, n = 2 पे जाना है, तो कम से कम देखो यहाँ जो गैप है वो 10.2 का है। अगर आप इसका गैप देखोगे ना तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगी। अगर आप 10.2 से कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू हैव सम अदर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इन्हीं स्टेट में रह सकता है, मतलब उसकी एनर्जी यही हो सकती है। तो या तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा, या एनर्जी दोगे तो n = 2 पे आ जाएगा या n = 3 पे आएगा। इनके बीच की किसी स्टेट में नहीं हो सकता। ये बोहर ने बताया। ठीक है, बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जब सप्लाई करेंगे, एटम को जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एटम पूरा की पूरा या तो ग्राउंड पे होगा या तो वहां से जंप करके n = 2 पे आ जाएगा या जंप करके n = 3 पे आ जाएगा। मतलब ये एटम की एनर्जी हो सकती है, इसके अलावा एटम की एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, पहली चीज तो ये बताई बोहर ने। अच्छा, n = 2 की जो स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट होके गया है, एटम को हमने एनर्जी सप्लाई करी तो वहां गया है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और n = 2 का कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। n = 3 को कहा जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एटम नॉर्मली सबसे लोएस्ट एनर्जी की स्टेट में रहना चाहते हैं, n = 1 में रहना चाहते हैं, जिसे हमने नाम दिया ग्राउंड स्टेट। बट विथ
अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी अब्जॉर्ब करके एटम किसी हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है, यहाँ वाले लेवल से यहाँ वाले लेवल जा सकता है, प्रोवाइडेड उसको इतनी एनर्जी मिल जाए। और इस लेवल को सेकंड लेवल को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड के बाद पहला लेवल है एक्साइटेड एनर्जी का, इसलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो बोहर ने बताया कि एटम्स नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में थे और एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बताइए अच्छे से। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड। बंद कर दीजिए उसको, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बंद कर देंगे तो क्लास कैसे लेंगे फिर अभी? सर फिर वो खराब ही हो जाएगा बाद में। फोन से ले लीजिए सर क्लास। हाँ देखो कुछ पे गिरा था, ठीक है। Yes, sir. तो हम कंटिन्यू कर रहे थे कि बोहर ने क्या बताया था हमें कि एटम ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम है, या मिनिमम एनर्जी स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं हम। ग्राउंड स्टेट से एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो एटम किसी हायर एनर्जी लेवल पे जा सकता है, हायर एनर्जी स्टेट पे जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी देना पड़ेगी। अब हायर एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, एटम हमेशा वहां नहीं रुकता। इन स्टेट्स की जो एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज टाइम जिसमें इन स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है वो आता है करीब 10⁻⁸ सेकेंड। ये एवरेज लाइफ टाइम बोला मैं, मीन लाइफ बोल दी इनकी। तो कोई भी एटम अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड की एवरेज टाइम तक इस स्टेट में रहेगा और फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ग्राउंड स्टेट में आने के लिए या तो डायरेक्ट जंप भी ले सकता है या स्टेप बाय स्टेप भी जंप ले सकता है। इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉन स्टेट में था, हाइड्रोजन एटम स्टेट में था, और हाइड्रोजन एटम को आपने n=4 की स्टेट में भेज दिया, तो n=4 से इलेक्ट्रॉन नीचे आने के लिए स्टेप बाय स्टेप भी आ सकता है, एक एक एनर्जी स्टेप नीचे आकर भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, कोई मनाही नहीं उसको। पहले 2 स्टेप नीचे आ जाए फिर एक स्टेप नीचे आ जाए, या पहले एक स्टेप नीचे आ जाए फिर 2 स्टेप नीचे आ जाए, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सारी ही पॉसिबिलिटी परमिसिबल है, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि ये ज्यादा होगा या ये कम होगा, ठीक है। मतलब n=4 से जब इलेक्ट्रॉन n=1 पे आएगा तो आपके पास इतने सारे टाइप्स के ट्रांजिशंस पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आना, इसे कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, तो इतने सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है एनर्जी लेवल के बीच में। इन ईच ट्रांजिशन, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा उसका फोटोन बनेगा। जो भी यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होता है उसका फोटोन बनता है। तो यहाँ पर एनर्जी को, जो कमी आई है एनर्जी में, उसको फोटोन के फॉर्म में एटम लिबरेट करता है। फोटोन इज लिबरेटेड फ्रॉम एटम व्हेन एटम इज कमिंग फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन या एटम जब लोअर एनर्जी लेवल आता है तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है उस एनर्जी का फोटोन इमिट होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आएगी वो इनकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है n से m एनर्जी लेवल, वो n से m एनर्जी लेवल आ रहा है, तो यहाँ जो फोटोन बनेगी उस फोटोन की एनर्जी, ये जो फोटोन बना उस फोटोन की एनर्जी आप ऐसे निकाल सकते हो। जिन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है उनके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन बनता है। ये बोहर ने बताया, और बोहर ने बताया यही फोटॉन्स आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिल रहे थे। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फोटॉन मिलते हैं वो यही ऐसे ही आते हैं। अपने हाइड्रोजन गैस को एनर्जी प्रोवाइड करी, इसलिए वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले गया, और वहां से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आया तो फोटॉन्स निकले। चलिए, क्या ये क्लियर है? Yes, कोई sir. डाउट? ठीक है। nth और mth एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी ऑफ फोटॉन को आप लिख सकते हो hc/λ, और en nth एनर्जी लेवल, ये देखो ये रहा एनर्जी का एक्सप्रेशन,
इसको RCH के टर्म में भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैं रख दूं, आ जाएगा मेरे पास RCH माइनस साइन की वजह से m को पहले लिख देते हैं अपन और n को बाद में लिख देते हैं, और z स्क्वायर कॉमन लेके लिख दिया मैंने। जो हमारा एक्सप्रेशन था एनर्जी का, इसमें से z स्क्वायर कॉमन लेके पीछे लिख दिया, 1/n स्क्वायर और 1/m स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिख दिया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन था इसलिए मैंने m वाला पहले लिख दिया और n वाला बाद में लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फोटोन की वेवलेंथ निकालने के लिए। Hc और Hc देखो कैंसिल कर दो, तो फोटोन की वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन आ गया 1/λ = r sin 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर into z स्क्वायर। तो आप किसी भी दो ट्रांजिशन में, किसी भी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन किसी m से एनर्जी लेवल आ रहा है ना, n से m आ रहा है, n हायर था n लोअर था, n हायर था m लोअर था, तो इसमें आप एनर्जी क्या निकलेगी बता सकते हो, फोटोन की वेवलेंथ क्या है ये भी बता सकते हो। ये जो फॉर्मूला जो बहुत मॉडल से हमने निकाला, ये पहले से हमें पता था, ये रिडबर्ग ने पहले से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बताया था हमें। तो जो हमें प्रैक्टिकली रिडबर्ग ने प्रैक्टिकली बताया था, उनको हाइड्रोजन में जो वेवलेंथ निकलती थी ना, उन्होंने वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बना के दे दिया था रिडबर्ग ने, उस फॉर्मूले को बोहर ने भी डिराइव कर दिया। तो एक प्रैक्टिकली ऑब्टेन चीज को बोहर मॉडल से भी हम लेके आ गए। तो बोहर मॉडल ने एक तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता था वो बोहर मॉडल से भी आ गया, तो बोहर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से समझा दिया। और रदरफोर्ड मॉडल की जो प्रॉब्लम थी कि एनर्जी फिक्स कैसे होती है, तो पहले ही बता दी थी उन्होंने कि यहाँ पे ऑर्बिट में इन तरह के ऑर्बिट में रेडिएशन होगा ही। चलो क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब ये जो एक्सप्रेशन है, इससे आप है ना किसी भी दो ट्रांजिशन, किसी भी दो लेवल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फोटोन की वेवलेंथ क्या आएगी वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड में आता है तो बाकी किसी लेवल के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी आएगी। क्यों? ग्राउंड से पहली एनर्जी लेवल जो है n=2 जो एनर्जी लेवल है उसका डिफरेंस है 10.2, बाकी किसी से ग्राउंड का ट्रांजिशन 10.2 या ज्यादा एनर्जी का ही होगा, या तो 10.2 आएगी या ज्यादा आएगी। और किसी ट्रांजिशन में ऊपर का कोई भी ट्रांजिशन हो जाए उसमें ये एनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि n=2 की एनर्जी 3.4 है, तो 3.4 से 0 के बीच में जो भी ट्रांजिशन होगा मैक्सिमम 3.4 आएगी, 3.4 से ज्यादा एनर्जी आ ही नहीं सकती। और यहाँ जो एनर्जी है वो 10.2 ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम आएगी। तो कोई भी हायर एनर्जी लेवल से जब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आता है तो वेवलेंथ बहुत कम आती है। इन सारी वेवलेंथ के ग्रुप को अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज। सबसे हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो सबसे छोटा वेवलेंथ का ग्रुप होता है उसे कहते हैं लाइमन सीरीज। ऐसे नेक्स्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ के ग्रुप मिलते हैं, तो पहला जो सबसे छोटी वेवलेंथ का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है बामर सीरीज, बामर के बाद पार्शन, ब्रैकेट, फर्न, आई थिंक ये ऑर्डर होता है, सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये जो वेवलेंथ के ग्रुप के नाम है, इन सब में सबसे पहला कौन डिस्कवर हुआ था? सबसे पहले कौन सी बामर। बामर, बिल्कुल सही। क्यों? सर बता उसका सकता हूं? एक पार्ट विजिबल उसमें आ जाता है हाइड्रोजन का। बहुत बढ़िया कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। मुझे बच्चे हमेशा ऐसा आंसर देते हैं बामर सीरीज विजिबल में होती है, वो बहुत गलत होता है। बामर सीरीज का एक पार्ट विजिबल में होता है, यू आर 100% करेक्ट। बामर सीरीज की शुरू की 4 वेवलेंथ जो होती है, बामर सीरीज किसे बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी हायर एनर्जी लेवल से n=2 पे होता है ना। यहाँ पर जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 2 रख दो, है ना, लोअर एनर्जी लेवल को 1 रखो और n की वैल्यू को फिर 2, 3 एंड सो ऑन रखो, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल 1 है और हायर कुछ भी रखो तो ये आती है लाइमन सीरीज। लाइमन के अलावा फिर जब n को 2 रखो और फिर n की वैल्यू कुछ रखो 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसे बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज के पहले 4 फोटोन जो है, कौन से 4? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, ये 4 फोटोन की वेवलेंथ विजिबल पार्ट में आती है। तो बामर सीरीज के 4 फोटोन विजिबल पार्ट में होते हैं, बाकी सारे अल्ट्रावायलेट में रहते हैं। तो बामर सीरीज इसलिए पहले डिस्कवर हुई थी क्योंकि वो विजिबल में आती थी। उसके बाद फिर लाइमन सीरीज डिस्कवर हुई, उसके बाद फिर बाकी की सीरीज सब डिस्कवर हुई। ठीक है, चलो क्लियर इतना? कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए, कोई भी डाउट यहाँ तक? Sir.
जो हाँ, बोलिए। एनर्जी लेवल हमने ड्रॉ किए हैं सर, उसमें हाँ। आपने कहा कि एटम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करता है। हाँ। पर सर इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए ना, एटम तो हाँ, ये मैंने करेगा। जानबूझ के कहा था कि एटम मूव करता है, क्योंकि बच्चों को ऐसा ही लगता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखिए, ये जो एनर्जी है, या ये क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? क्या ये एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? सर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो पूरा एटम ही आ जाएगा उसमें। है ना? ये जो एनर्जी है, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है। भाई इलेक्ट्रॉन अकेला थोड़ी है वहां पे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की वजह से घूम रहा है, और न्यूक्लियस की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फॉर सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फॉर सिस्टम। दो पार्टिकल के सिस्टम की हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो आप, k q1 q2 by r²। उसको ये नहीं बोलते हो कि वो q1 की है या q2 की है, और दोनों के सिस्टम की है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और एटम के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की है, तो टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की आई है। तो ये सिस्टम की टोटल एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, तो सिस्टम में ट्रांजिशन हुआ है। क्लियर? यस सर। चलो, इसलिए बार बार मैं कह रहा था कि एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आ रहा है, समझे? इसलिए कह रहा था। चलिए, और कोई डाउट? अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, है ना? मैंने जानबूझ के ये लैंग्वेज यूज करी थी कि एटम आ रहा है, ताकि ये चीज आपको दिमाग में रहे कि एटम ट्रांजिशन कर रहा है। वो लूजली अपन बोल देते हैं कई बार कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है, पर वो 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, काम चलो हो जाएगा वो, पर 100% एक्यूरेट नहीं है। यस सर। चलिए, और कोई डाउट? ओके, तो बोहर मॉडल में अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी समझ लिया, और ये सारी चीजें समझ ली। तो इसमें छोटी छोटी सी चीजें बची है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बताओ। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? बताओ। आपने तो पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो मुझे लगता है सारी छोटी छोटी डेफिनेशन आपको आती होगी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, बताइए। सर जब एटम्स को जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आइसोलेट हो जाए एटम, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन। बिल्कुल सही। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसके लिए एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में भी होना चाहिए, आइसोलेटेड एंड गैसियस स्टेट में भी होना चाहिए। यस सर। यस तो आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी अपन बता सकते हैं। मान लो ग्राउंड स्टेट में एटम, नॉर्मल तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, तो नॉर्मल अपना ग्राउंड स्टेट का जो एटम है ना, ये भी डिफाइन कर देता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करने के लिए ग्राउंड स्टेट डिफाइन बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए एटम। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन अगर पूरा खींचना है, तो इलेक्ट्रॉन जब दूर चले जाएगा, तो देखो पहले उसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जब दूर चला जाएगा इंफिनिटी, तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी पे दो चार्जेस की एनर्जी अपन जीरो अज्यूम करके चलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं कि इंफिनिटी पे हो, उसको मिनिमम लेंगे तो जीरो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें, इसी को अपन बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो। ऐसे आप बाकी एटम्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। फिजिक्स में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, अब यहाँ से इसे इंफिनिटी भेजना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ऐसा भी पूछ लेते हैं फिजिक्स में। कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2 में एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो आपको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगी अगर इंफिनिटी ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो। Yes, sir. एक्साइटेशन एनर्जी सुना है क्या? आयनाइजेशन के बाद एक्साइटेशन एनर्जी यस सर। यस क्या सर। होती है? एक्साइटेशन एनर्जी सर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन को मूव हाँ, करवाना। किसी एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। बिल्कुल सही। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ई। डिवाइडेड बाय ई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी गेन करने के लिए, उतनी ही एनर्जी गेन करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल से एक्साइट करना पड़ेगा?
उसे एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो टर्म है इसको ई से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। सिंपल। सर ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है ना। तो 10.2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको आती है। अच्छा, एक और चीज केमिस्ट्री में पढ़ाई होगी आपको। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी एनर्जी लेवल n पे था, वहां से ग्राउंड आ रहा है। किसी एनर्जी लेवल n पे था, वहां से ग्राउंड आ रहा है। एटम बहुत सारे हमारे पास, बहुत सारे एटम का एक हमारे पास सैंपल है और वो सारे एटम nth एनर्जी लेवल पे है, वहां से सबके सब ग्राउंड आ रहा है। तो कितनी तरह के फोटोन आ सकते हैं, कितनी तरह के डिफरेंट फोटोन आपको मिल सकते हैं, बताओ। n into n plus 1/2। बिल्कुल सही, n into n minus 1/2, n into n minus 1/2, बेसिकली इट इज nc2। आपने मैथ्स में पढ़ा है nc2। आपके पास ग्राउंड मतलब 1 से लेके n एनर्जी लेवल है, n से 1 के बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो कोई भी दो में ट्रांजिशन हो सकता है, तो nc2, n में से दो चूज करने के तरीके nc2, तो nc2 टाइप के फोटोन मिल सकते हैं आपको। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके पास एक सिंगल एटम, ध्यान से सुनिए मेरे शब्द, सिंगल एटम, एक सिंगल एटम किसी nth एनर्जी लेवल पर है, वहां से वो ग्राउंड आ रहा है, तो बताओ कितने तरह के फोटोन मिल सकते हैं। n-1। बहुत बढ़िया, n-1। सभी बच्चों को क्लियर है क्या? यस सर। तो एक छोटी छोटी चीजें अपन को और पूछी जाती है बोहर मॉडल में, तो ये भी आपको आती है। चलो, अब इन सब पे क्वेश्चंस वैसे ही बिल्कुल 100% केमिस्ट्री वाले ही कॉपी पेस्ट होंगे, तो मैं आपका टाइम थोड़ा खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आप बिना क्वेश्चंस करिए रेस में से, और जो समस्या है, दिक्कत है, वो पूछते जाइएगा मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन आसानी होते हैं, सब आपने केमिस्ट्री में देखे हुए हैं, तो आप करिएगा क्वेश्चन, वो डाउट पूछिएगा, तो ऐसा अपन कर लेते हैं, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बोहर मॉडल में अपना बेसिक बेसिक चीजें तो हो गई, थोड़ी अच्छी चीजें भी समझते हैं अपन। देखिए, हमने अभी जो डेरिवेशन देखा सारे एक्सप्रेशंस का, इसमें हमने माना कि न्यूक्लियस रेस्ट पे है, उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमने माना न्यूक्लियस रेस्ट पे उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसा मानने से हमने एक गलती कर दी। अगर न्यूक्लियस रेस्ट पर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी घूमने लगेगा। फिर अगर न्यूक्लियस रेस्ट पर उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी घूमने लगेगा। सही बात है? यस सर। यस। और सिस्टम पे जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स ना हो, कुछ नहीं हो, तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहना चाहिए। तो ये तो गलत पिक्चर हो गई। असल में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है, उसके बाद न्यूक्लियस भी घूमता है और इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, समझे? तो रेस्ट पे होने वाली चीजें वो यहाँ पे कौन है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट and about which electron and nucleus both are revolving. About which electron and nucleus both are revolving. हाँ बोलिए सर, रिपीट कर दीजिए बार। मैंने कहा एक्चुअली यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, जिसके अबाउट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों घूम रहे होते हैं ऐसे। यस सर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ, न्यूक्लियस यहाँ, इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आया, न्यूक्लियस यहाँ पहुंचेगा, न्यूक्लियस यहाँ पहुंचा, इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पहुंचेगा। तो हमेशा दोनों ही डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे लाया करेंगे। न्यूक्लियस अगर यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसा गया, न्यूक्लियस घूम के ऐसा आया। पर हमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होगा, क्योंकि हमारा जो सबसे हल्का न्यूक्लियस, जो सबसे लाइट न्यूक्लियस है, उसका मास मतलब प्रोटॉन का मास, वो भी 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हेवी होता है। हेवी होने की वजह से सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पे आता है। तो न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लेना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, पर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा कि न्यूक्लियस बदल देते वो लोग, तो वहां गलती हो सकता है बड़ी हो जाए, इसलिए अपन है ना इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो चलो, इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास।
हमने क्या करा है, हमने न्यूक्लियस को रेस्ट मान के सारे फॉर्मूले डिराइव करे थे ना। हाँ, लेट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। तो हमने अगर न्यूक्लियस को रेस्ट मान लिया तो न्यूक्लियस के रिलेटिव देखने लग गए। मान लो न्यूक्लियस के रिलेटिव देख रहे हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है? अगर हम न्यूक्लियस के रिलेटिव देख रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है? न्यूक्लियस रेस्ट मानने से समस्या क्या हो गई? हमारे फॉर्मूले में गलती क्या हो गई? तो न्यूक्लियस रेस्ट मान रहे तो रेस्ट के रिलेटिव देख रहे हैं अपन, न्यूक्लियस के रिलेटिव देख रहे हैं, तो न्यूक्लियस के रिलेटिव देख नहीं सकता क्या मैं? बताओ। हाँ? देख सकते हैं। सेंटर देख ऑफ मास सकते। जो मूव करेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, न्यूक्लियस के रिलेटिव देख रहा हूं मैं। तो अभी कोई गलती क्या इन फॉर्मूले में? नो सर। एक गलती है। सर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी हर पॉइंट पे। वो तो ठीक है, न्यूक्लियस घूम रहा था तो एक नॉन इनिशियल फ्रेम में अपन, न्यूक्लियस का जो एक्सेलरेशन होगा ना, तो वी आर इन अ नॉन इनिशियल फ्रेम। जब भी आप किसी के रिस्पेक्ट में देखो तो हमेशा चेक करना चाहिए कि वो इनिशियल फ्रेम है कि नॉन इनिशियल फ्रेम है। तो न्यूक्लियस भी घूम रहा था, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में देखना मतलब आप नॉन इनिशियल फ्रेम से देख रहे हो। और जब आप नॉन इनिशियल फ्रेम से देखोगे तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। सही बात है? यस सर। हमने तो स्यूडो फोर्स कहीं लगाया नहीं था यहाँ, है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास यही बोलता है कि आप स्यूडो फोर्स मत लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका मास बदल दो। एक पार्टिकल का मास m1 दूसरे का m2 है, तो आप इसका मास बदल दो, उसको ले लो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। तो भी आप मास बदलने से भी सब कुछ वही हो जाएगा जो एक्चुअली होना चाहिए। ये कब लगता है रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट? जब दो पार्टिकल का सिस्टम और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। रिड्यूस मास कब लगाते हैं? फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। याद करो एसएचएम, मैंने वहां पढ़ाया था आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास, एसएचएम में बताया था आपको। तो मेरे पास यहाँ भी दो पार्टिकल सिस्टम है, इस पे स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए था, मैं मत नहीं लगा रहा हूँ स्यूडो फोर्स, मास बदल दूंगा तो भी मेरे फॉर्मूले सही हो जाएंगे। तो मेरे सारे फॉर्मूले सही हो जाएंगे अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को म्यू ले लूं, ये लिख दूं। तो जैसे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो जरा ध्यान से, इसमें तो कोई मास का एक्सप्रेशन ही नहीं है, ये तो सही है ना। रेडियस के एक्सप्रेशन में गलती है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसको मुझे म्यू लिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ म्यू लिख दूंगा तो ये सही हो जाएगा। आई क्या यस बात सर। समझ में? और यहाँ जब म्यू लिखूंगा तो ये नंबर कैसे लाऊंगा फिर मैं? दिक्कत हो गई ना। वो भी चेंज होगा। एक काम करते ना, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। देखो, ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करो, और वो म्यू को यहाँ लिख दो। तो गलती तो नहीं करी मैंने? नो सर। अब ये तो वही हो गया ना जो पहले एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। यस सर। तो me बाय म्यू बस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो m बाय म्यू, me बाय म्यू, तो सही हो गया फॉर्मूला। है क्या? यस सर। me बाय म्यू मल्टीप्लाई कर दो तो सही हो गया फॉर्मूला। ऐसे एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो आप, एनर्जी के एक्सप्रेशन में देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में k जेड स्क्वायर बाय r आ रहा है, r नीचे है यहाँ पे, तो r में जो me बाय म्यू मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे म्यू बाय me मल्टीप्लाई कर दो, समझे? उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, ये भी सही हो जाएगा, म्यू अपॉन me। बोलो, ये आ रहा है क्या सब समझ में? यस सर। चलो, तो हमने सारे फॉर्मूले सही कर दिए। हमसे गलती हो गई थी कि हमने न्यूक्लियस को रेस्ट मान के सब चीज डिराइव कर दी थी। इस केस में मुझे अगर सही सही डिराइव करना था तो मुझे स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए था, पर हमने स्यूडो फोर्स तो लगाया नहीं था, तो हमने अपने आप को करेक्ट कर लिया। कैसे? हमने स्यूडो फोर्स नहीं लगाया तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल देंगे, उससे भी चीजें सही हो जाती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल के मैंने सारे फॉर्मूले करेक्ट कर लिए, ये हो गया करेक्टेड रेडियस का फॉर्मूला।
ये हो गया मेरे पास करेक्टेड एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब किसी एटम के अंदर उन्होंने न्यूक्लियस बदल भी दिया अगर, तो हमसे गलती नहीं होगी अगर हम ये वाले फॉर्मूले यूज करें। क्लियर? सर यस सर। हाँ बोलिए। ये बोहर के रिजल्ट सही क्यों आ रहे थे सर? थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल से मैच कर रहे थे सर, उनके फॉर्मूला। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियस कौन होता है? एक प्रोटॉन होता है। यस सर। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास का रिलेशन लिखा था, देखो ये। यस क्या सर। था? तो म्यू निकालो, कितना आएगा? म्यू बाय एम निकालो, ये नंबर आएगा कितना ये बताओ। म्यू बाय एम कितना आएगा हाइड्रोजन के लिए, बोलो। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ म्यू बाय एम? जल्दी। म्यू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m1 मतलब न्यूक्लियस का मास, मतलब प्रोटॉन का मास 0.9 इनटू इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। ये हो गया म्यू अपॉन m। तो सॉल्व करो, क्या आ रहा है? m से m गया, ऊपर आ गया मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन नीचे आ गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लिख दो 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया? ये नंबर आ यस सर। 1836 बटा 1833। इसकी Yes, वैल्यू sir. क्या है? तो 0.9 का समथिंग। 0.9 कितना? अप्रॉक्स ले सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, अप्रॉक्स 1 ही है ये। ठीक है, इट इज Yes, नियरली sir. 1। इसका मतलब क्या हुआ? कि रिड्यूस बहुत मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। हाँ, लगभग लगभग रिड्यूस मास और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। इसका Yes. मतलब ये रेशियो लगभग लगभग 1 है। इसका मतलब हमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी। यस सर। ठीक है, तो बोहर मॉडल से भी चीजें प्रैक्टिकल, एक्चुअली हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उन समय भी थोड़ी थोड़ी एरर हो सकती है, तो एरर की परमिसिबल लिमिट में ही ये गलती हो रही थी, तो बहुत ज्यादा गलती थी नहीं। लेकिन जिसमें न्यूक्लियस कोई दूसरा हो या इलेक्ट्रॉन के बदले कोई हैवी पार्टिकल घूम रहा हो, वहां बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए हमें करेक्टेड फॉर्मूले तो याद करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें ना करेक्टेड फॉर्मूले से ही सही आएगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखिए। इन पॉजिट्रोनियम एटम, इन पॉजिट्रोनियम एटम, इन पॉजिट्रोनियम एटम, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, electron and positron are creating a hydrogen like atom. Electron and positron are creating a hydrogen like atom. Hydrogen like atom. पॉजिट्रॉन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, पॉजिट्रॉन पे बस पॉजिटिव रहता है, दोनों का मास आइडेंटिकल होता है। तो प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन हैव आइडेंटिकल मास, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव। ये फर्क होता है। चलिए, assume Bohr model to be applicable, क्वेश्चन में आगे लिखिए, assume Bohr model to be applicable, assume Bohr model to be applicable, calculate first wavelength of Lyman series, calculate first wavelength of Lyman series for this atom, calculate first wavelength of Lyman series for this atom। करिए, इसमें आपको फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब भी समझ में आएगा कि लाइमन सीरीज की पहली वेवलेंथ का मीनिंग क्या होता है।
चलो आंसर भी आने लग गया मेरे पास। देखो फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की पहली वेवलेंथ का मतलब होता है लाइमन सीरीज में सबसे बड़ी वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ है सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी मतलब कि सबसे क्लोज वाला ट्रांजिशन, क्लोज वाले ट्रांजिशन में एनर्जी कम आएगी। क्लोज ट्रांजिशन का मतलब लाइमन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है किसी हायर से नीचे आ रहा है वन पे, लाइमन में इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से वन पे आता है, और सेकंड से वन पे आना ये सबसे कम एनर्जी होगी लाइमन में। ये होगा लाइमन का पहला ट्रांजिशन, सेकंड से वन। लाइमन का दूसरा ट्रांजिशन मतलब 3 से 1, लाइमन का तीसरा ट्रांजिशन मतलब 4 से 1, लाइमन का चौथा ट्रांजिशन मतलब 5 से 1, लाइमन का लास्ट ट्रांजिशन आएगा इन्फिनिटी से 1, है ना। सबसे जो छोटी वेवलेंथ आएगी लाइमन में मतलब लाइमन का लास्ट ट्रांजिशन वो इन्फिनिटी से 1। तो लाइमन का फर्स्ट सीरीज मतलब कि 2 से 1 का ट्रांजिशन। तो आपको 2 से 1 के ट्रांजिशन में पहले तो एनर्जी कितनी आएगी वो निकालना पड़ेगा। एनर्जी कैसे निकाल सकते हो? टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये रहा, ये म्यू बाय एम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, है ना। अब आपको मैंने हाइड्रोजन लाइक एटम दिया है तो आप फॉर्मूले ये सब लगा सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको पॉजिट्रॉनियम एटम दिया है तो उसमें पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस जैसा काम करेगा, पॉजिट्रॉन पे प्लस ई चार्ज है जैसे प्रोटॉन पे प्लस ई होता है वैसे ही, तो उसका आप Z1 ले सकते हो। तो Z1 लेके आप एनर्जी लिख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, Z को 1 डाल के, ठीक है। तो Z इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू वो फैक्टर था अपने पास म्यू बाय एवी का, वो भी लगाना पड़ेगा म्यू बाय एमी। अच्छा म्यू कितना आ जाएगा, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है, तो ये म्यू देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ आ रहा है, तो म्यू बाय एमी आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो म्यू बाय एमी हाफ आ गया इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड को 1 लेना है और एन भी 1 लेंगे क्योंकि पहला एनर्जी लेवल ले रहा हूं मैं। दूसरे एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालोगे आप तो वो भी ऐसे ही आएगी बिल्कुल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू म्यू बाय एमी इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, उसमें n2 ले लेना, तो इनका डिफरेंस लो, E2 माइनस E1 करोगे तो देखो हाफ का फैक्टर है तो 10.2 की हाफ आ जाएगी एनर्जी, क्योंकि हाफ का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन से कंपेयर करो तो आपको अब एनर्जी पता है तो फोटोन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैसे निकाल सकते हैं, 12420 मतलब 80 अपॉन एनर्जी, 10.2 का हाफ मतलब 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 5 अगर ले लो तो करीब करीब 6, अगर इसको 5 ले लिया अच्छा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 2482 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगी लगभग लगभग, नीचे इसको 5 ले लो तो इससे थोड़ी कम आएगी, तो 2400 एंगस्ट्रॉम के आसपास कुछ आएगा आंसर। अरे कैसे करा मैंने, समझ में आया? है ना, बताइए। यस सर। अच्छा पहले तो बताओ लाइमन की पहली वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ इसका मतलब समझ में आया सभी बच्चे? लाइमन Yes, की sir. फर्स्ट वेवलेंथ Yes, sir. मतलब लाइमन मतलब कि इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, पहली वेवलेंथ मतलब 2 से 1 आएगा, दूसरी वेवलेंथ मतलब 3 से 1 आएगा। इसी बाबर की पहली वेवलेंथ, बाबर मतलब इलेक्ट्रॉन 2 में आने वाला है, तो 3 से 1 ट्रांजिशन बामर की पहली वेवलेंथ, 4 से 2 ट्रांजिशन बामर की दूसरी वेवलेंथ, ठीक है। चलो तो लाइमन की पहली वेवलेंथ का मतलब समझ गए थे, तो वो वेवलेंथ की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एनर्जी बाय 12420 बाय एनर्जी से सोचा करने का। एनर्जी कैसे निकाली, डायरेक्टेड एनर्जी का फॉर्मूला था, इसमें म्यू और एमी की वैल्यू डाल दी। पहले तो म्यू निकाला, अपना जो एटम है वो अलग तरह का एटम है तो उसका रिड्यूस मास निकालना पड़ेगा आपको, तो आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ, तो म्यू बाय एमी की वैल्यू हाफ आ गई। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट निकाली, इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस लेके मैंने फोटोन की एनर्जी निकाल ली है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी फोटोन की एनर्जी होती है, तो फोटोन की एनर्जी पता है तो उसकी वेवलेंथ अब निकाल सकता हूँ, देख लो
किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। बताइए, इज देयर एनी डाउट? सर हाँ बोलिए। ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि E1 तो हमेशा सेम ही रहेगा? फिर से बोलो। E1 जो एनर्जी लेवल फर्स्ट के लिए हमने निकाला सर, वो तो हमेशा वही आएगा एक्सप्रेशन -13.6 eV। क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आया। मतलब सर अगर कोई भी हायर एनर्जी से अगर ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो सर E1 की वैल्यू तो यही आएगी ना सर? ग्राउंड पे आ रहा है तो E1 तो ये E1 मतलब ये होगा ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी। यस सर। तो अलग अलग एटम होगा तो उसमें तो बदलेगी ना। आप ये देखो ना, यहाँ पे Z² तो लिखा है मैंने। यस सर। हाँ चलो, आपका डाउट खत्म करने के लिए क्वेश्चन और करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखिए। कैलकुलेट second line of Balmer series. Calculate second line of Balmer series in He positive ion. Calculate second line of Balmer series in He positive ion. Calculate second line of Balmer series in He positive ion. एक बार सब ट्राई कर लो। सेकेंड लाइन मतलब वेवलेंथ निकालना है। हाँ, वेवलेंथ निकालना है सेकेंड लाइन की। करिए, ट्राई कर लीजिए इसको एक बार। सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन He पॉजिटिव आयन पूछा है। मेरे पास आंसर भी आ गया। वेरी गुड अमन। देखते हैं। अब बामर सीरीज की सेकंड लाइन का मतलब क्या समझा आप? कहां से कहां का ट्रांजिशन हो रहा है ये बताओ। 4 से 2 सर। 4 से 2 इन He पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सही। यस सर। बामर सीरीज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर से सेकंड पे आ रहा है। 3 से 2 आना पहला वेवलेंथ होती है, 4 से 2 आना सेकंड वेवलेंथ होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है बामर की सेकंड वेवलेंथ मतलब 4 से 2 का ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है n = 4 से n = 2 में। किसमें हो रहा है लेकिन ये? इन He+ आयन। अब बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 2 होता है। तो हीलियम के 4 और हीलियम के सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी लिख सकते हो क्या? यस सर। यस अच्छा, हीलियम के लिए म्यू, जब हाइड्रोजन के लिए ही ये टर्म 1 के क्लोज आ गया था, तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। उसका मास तो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए रिड्यूस मास जो होगा उसका, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा हेवी है, तो रिड्यूस मास लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा। जब दो पार्टिकल में एक बहुत ज्यादा हेवी होता है तो रिड्यूस मास लगभग लाइट के मास के बराबर आता है। तो लाइट के मास के बराबर आएगा तो ये नंबर तो 1 ही हो जाएगा। समझे? μ/me तो यहाँ पे आपको हर जगह सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ μ/me तो 1 ही हो जाएगा। अब कैलकुलेट भी करके देख सकते हो इच्छा हो तो। बाकी मुझे पता है कि μ/me लगभग 1 आएगा। जब भी न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हेवी हो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो रिड्यूस मास लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ये रेशियो 1 आ जाएगा। तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। अब एनर्जी ऑफ फोर्थ एनर्जी लेवल वो कैसे निकालेंगे? तो ये रहा फॉर्मूला अपने पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²। Z हीलियम के लिए 2 है,
फोर्थ एनर्जी लेवल के नीचे 4 का स्क्वायर लेंगे, नीचे n स्क्वायर लिखना होता है, तो 4 एनर्जी लेवल के लिए मैंने n को 4 डाल दिया। फिर सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी के लिए क्या करूंगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z स्क्वायर, Z2 है हीलियम का, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए नीचे 2 का स्क्वायर ले लेना। चलो और फिर इनको सॉल्व कर लो, डिफरेंस ले लो, ये आ गई एनर्जी ऑफ फोटोन। आई क्या बात समझ में? इस फोटोन जो लिबरेट होगा उसकी एनर्जी आ गई। अब एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हो इसको 12420 करके, ठीक है। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो ये देखना 10.2 आएगी, ढंग से कैलकुलेट करो, ये 10.2 आने वाली है, मुझे तो याद है, क्योंकि ये देखो ये 2/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर है और ये नीचे 1 स्क्वायर, तो 1/1 स्क्वायर डिवाइड -1/2 स्क्वायर मतलब हाइड्रोजन में 1 और 2 का गैप 10.2 आएगा वो। आप वेवलेंथ निकाल लेना आप कितनी आ रही है, आया समझ में? यस सर। यस सर। श्योर। वर्षा आपको क्लियर हुआ? यस सर। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, पहले पूछो फिर से मेरे से। सर क्वेश्चन वही था कि अगर हम किसी भी एनर्जी लेवल से अगर ग्राउंड स्टेट में आएंगे लाइमन सीरीज में, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा ना सर, क्योंकि n1 की वैल्यू भी 1 है और 13.6 ईवी भी कांस्टेंट है। अरे तो z अलग अलग होगा ना। हाँ सर, वो अब क्लियर हो गया कि z हाँ, की वैल्यू भी डिपेंड करेगा। और कांस्टेंट आएगा मतलब ये कहना ही कुछ अजीब लग रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। Clear क्या हो सभी गया? बच्चों, हाँ अब सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। अब आपका काम है कि इसकी रेस पूरी करके लाइए और फोटो इलेक्ट्रिक की रेस भी पूरी करके लाइए, ठीक है। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर इन दोनों के एससीबी के क्वेश्चन भी चालू कर सकते हो, या एससीबी के नहीं करना है तो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मॉडर्न फिजिक्स पूरा मिलेगा, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक के इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अभी आप एससीबी के आसान आसान क्वेश्चन कर लेना, शुरू के जो क्वेश्चन है वो करके ले आओ, फोटो इलेक्ट्रिक के और एटॉमिक के साथ में रेस करके लेके आ जाओ, या मॉड्यूल करना है तो मॉड्यूल करके ले आओ, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। चलो तो आपके जो डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। एक काम करते हैं, अभी अपन यही रुकते हैं। अपना एटॉमिक हो चुका है पूरा, इसके बाद है ना एटॉमिक में अपन एटॉमिक कोलिजन जो होगा वो एडवांस का कॉन्सेप्ट है, वो मेंस में रेयर ही चांस है कि आएगा, तो उसको अपन ना पढ़ते हुए पहले एक्सरे पढ़ लेंगे, एक्सरे और जो मैटर वेव वगैरह का जो आने वाली चीजें है वो पहले पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। Yes, sir. कंसिडरिंग कि आपकी मेंस पहले आ रही है, तो जो चीज मेंस के हिसाब से ज्यादा पूछी जाती है वो पहले देख लेते हैं अपन, जो चीज एडवांस से कॉन्सेप्ट है उसको बाद में देख लेंगे, चलेगा? यस सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर। हाँ क्योंकि अब मेरी भी नेक्स्ट क्लास है अब, तो इसलिए थोड़ा मैं क्लास रोकता हूँ, अब अपन अगली क्लास में मिलते हैं, बाय सबको।